कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। हम क्यों हंस रहे थे अभी, जब आपने देखा होगा मुस्कुराए थे जब सभी आए। अब डिस्क्लेमर चला कि प्रोग्राम का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, और प्रदीप जी हंस दिए तो अरे यार से खुद और हमको कह रहे हैं किसी को ठेस, मतलब इसका ये है। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में सर बहुत स्वागत है आपका। मेट्राइज के डायरेक्टर हमारे साथ हैं मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। बंगाल की टीम के एक बड़े व्यक्ति से बीजेपी की इंटरव्यू इन्होंने आज दिन में किया है, तो कुछ नई बातें वैसे उनसे भी जानने को मिली होंगी हमें, उससे हमको पता चलेंगी क्या हुआ। बाकी तो अंदर की सारी बात बता ही देते हैं ये। आज आपको हम क्या बताएंगे, देश के जो हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से और पॉलिटिकल वेट के लिहाज से 4 सबसे बड़े जो प्रदेश हैं भारत के, वहाँ बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकार है, एनडीए की नहीं, सहयोगी के साथ नहीं। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र 80, 48, 42, 40 इतनी लोकसभा सीटें कुल जमा होती हैं 210 सीटें जिन 4 प्रदेशों में हैं, वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। इनमें से महाराष्ट्र पहले जीत लिया था, यूपी में अगले साल नंबर आएगा दोबारा, बिहार में चीफ मिनिस्टर अपना बना लिया पहली बार, तीसरी बार मतलब यूपी में, और बंगाल बीजेपी जीत गई। अब यहाँ से आगे की बात हम करेंगे। इसी का एक और डेटा सर ये है कि भारत की 78% आबादी और 72% क्षेत्रफल एरिया वाइज वो आज बीजेपी के शासन में चल रहा है। कांग्रेस के बारे में सुनते थे कि एक टाइम था जब कांग्रेस इस लीग में थी या पूरे देश में कांग्रेस ही थी, और आज इसको क्या कहेंगे आप। और मोदी जी के अपने हैं 240, जब मोदी जी के अपने 240 है, मेजॉरिटी नहीं है, तो वो 80% आबादी जो देश की है वो बीजेपी के शासन में चल रही है। इसका मतलब आप समझिए। और केजरीवाल जी का पोस्ट खास तौर पर आपको बता रहा हूं मैं आज, इसीलिए कि शुरुआत ही कर लें, वो अच्छा है, वो टोन सेट हो जाएगी प्रोग्राम की। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल की इनकी 3-3 सीटें आई। सच बोल रहे हैं। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। ये मैंने सिर्फ इस एक शब्द के लिए, इस एक लाइन के लिए ये पोस्ट मैंने शुरुआत में आपको दिखाया है, क्योंकि ये सिंड्रोम जो है ना, ये सिंड्रोम अगर ऑपोजिशन के सारे नेता इसी में उलझे हुए हैं, तो फिर ये 78% का कल को 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। जो 3-4 बड़े प्रदेश रह गए हैं, 4-5 बड़े प्रदेश, धीरे धीरे भाजपा उनमें भी पहुंचेगी, और जितने राज्यों में, बड़े राज्यों में भाजपा है, वहां से आप फिर भाजपा को नहीं हटा पाएंगे अगर इस सिंड्रोम से हमारे विपक्ष के नेता बाहर नहीं निकलते। अरे अब तो सहयोगी बोलने लग गए। योगेंद्र यादव जी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिख के कहा है, बाकी बातें उन्होंने जो बताई हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनको जो बोलना था, जुडिशरी के खिलाफ जो बोलना था, वो सब लिखा है उसमें उन्होंने। लेकिन ये कहा है कि केवल मुसलमान के वोट से अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है, वो सबसे फर्जी आदमी है, लेकिन फिर भी इतना कह तो रहे। नहीं, वो समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। अच्छा। अभी हफ्ते भर पहले इतना खुश हो रहे थे कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर में दीदी ने खेला कर दिया। एसआईआर में खेला कर दिया? हाँ। अच्छा। कटने थे वोट ममता के और कट गए बीजेपी के। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुमको यहीं रहना, हमको भी यहीं रहना है। अच्छा, इस बात को याद रखना। और बीजेपी के वोट कटवा दिए। ममता बनर्जी आज कह रही है इलेक्शन कमीशन ने हरवा दिया, एसआईआर ने हरवा दिया, तो ऐसे आदमी की बात का क्या भरोसा। तो एनीवे, खैर बोला तो है उन्होंने ये। तो इस सिंड्रोम में अब जितने नेता आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब इसी सिंड्रोम में है। अगर आपको ये लगता है कि मोदी की लोकप्रियता पाताल में चली गई, तो फिर आप अभी जहां हैं वहां से भी बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इलाज में राहुल गांधी का बीमारी पता होगी। बयान जोड़ लीजिए। हाँ सर, कि नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो गया। हाँ। आजकल आप उनका चेहरा नहीं देखते हैं, बुझा हुआ चेहरा। हाँ, राहुल गांधी भी कहते हैं ऐसा। पब्लिकली बोल चुके हैं। हवा निकल गई। हाँ, तो ये तो हवा निकलने पे हाल है अभी।
चेहरा उतरा हुआ है तो ये हाल है। वो तो आगे तक जाते हैं कि आंख नहीं मिला सकते, आंख मिला के बात नहीं और कर मैं आपको उसका और दूसरा उदाहरण और दे देता हूं। या दो बातें हैं, या तो सच में ये लोग जो हैं इनको लगता है कि सच में मोदी की लोकप्रियता नहीं है और चोरी से जीत रहे हैं, चोरी 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 चोरी, सबने वही बोलना शुरू कर दिया। या ये है कि उनको पता तो है कि मोदी पॉपुलर तो है आज भी, लेकिन क्या आप कहें और क्या, ये तो नहीं कह सकते कि मोदी पॉपुलर है इसलिए हम हार रहे हैं। तो हार रहे हैं तो फिर क्या वजह है? तो फिर यही बचता है कि चोरी करके जीत रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जितवा दे रहा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं सर, एक 15 साल की चीफ मिनिस्टर ये कह रही है कि कल मुझे इनके बीजेपी के कहने पर सुरक्षा बलों ने लातों से पीटा। 15 साल की चीफ मिनिस्टर, और कल वो जिस वक्त ये आरोप लगा रही हैं उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर थी बंगाल की, अब भी है। इस्तीफा तो अभी तक नहीं दिया और कह रही मैं इस्तीफा दूंगी नहीं, कोई मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा ले नहीं सकता, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। क्या है ये, कोई बच्चों का खेल है? मतलब एटीट्यूड क्या है ये? और कह रही मुझे लातों से मारा, मेरे पेट पे लात मारी, मुझे पीटा गया। कोई चीफ मिनिस्टर को पीटेगा? किसकी औकात है, मैं तो कह रहा हूं इस देश में। कोई सोच भी नहीं सकता, करने की बात तो बहुत दूर की है। तो आपने दुनिया को क्या समझाया? आपने मतलब भारत के लोगों को क्या समझाया, जिनके सामने आप ये बातें आके कह देते हो और आपको एक पल ये भी नहीं लगता कि अरे भाई वो समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ हो गई कि पूरा दिन ईवीएम चला लेकिन 80-90% बैटरी कैसे थी ईवीएम की, ये बोला ममता बनर्जी ने। सब एक्सपर्ट हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं, बट सबको ये लग रहा है कि या तो चोरी कर लिया है या अब पॉपुलर है, तो ये तो हम बोल नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम ये है सर ऑपोजिशन की। नहीं, क्रिकेट में जो है एक चीज़ चलती है, बैट्समैन अगर आउट हो जाए जल्दी तो ये नहीं कहता कि मैंने शॉट खराब खेली, वो कहता है बॉल अनप्लेएबल थी, बाकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। आउट होने के बाद पिच को देखता रहता है बड़ी देर तक बैट्समैन। तो वही हाल इन लोगों का है कि हम तो हारे नहीं, ये कुछ और हुआ है जिसकी वजह से हमारी हार हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बाकी दुनिया में किसी को भी आप जिसको चाहे जिम्मेदार ठहरा दीजिए। तो ये है हार को स्वीकार न कर पाने का सिंड्रोम, सच्चाई को स्वीकार न कर पाने का सिंड्रोम। लेकिन ये तो पता तो उनको अंदर से तो पता होगा ना, अच्छी तरह से पता होगा उनको, ये भी पता होगा कि आगे भी नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन ये कैसे कह दे कि हम हार गए? जैसे ही कहेंगे कि हम हार गए तो फिर सवाल होगा क्यों हार गए भाई, बताइए कारण। और उस कारण को दूर करने के लिए आपने क्या किया? पिछली हार में, उससे पिछली किसी हार का तो कारण बताइए। चलिए, ये सब मैनेज कर लिया है बीजेपी ने। 2014 कैसे हार गए? आप ही की सरकार थी। तो ये कहना क्या जो प्रॉब्लम है है हार स्वीकार करने में? सर हार जीत लगी रहती है, क्या हो गया? बीजेपी इतने चुनाव हारती है, जो भी हारती है तो उसके बाद मानती है कि हम हार गए, पब्लिक ने हराया हमको। ये जो एंटाइटलमेंट का अहंकार है, ये ज्यादातर ऐसे लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे जो अपने को एंटाइटल्ड समझते हैं कि हम तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारे अलावा और कोई कैसे राज कर सकता है। उनके मुंह से ये बात निकलती है, तो उनके लिए ये बड़ी स्वाभाविक बात है। हमको आपको आश्चर्य होता है कि वे कैसे बोल सकते हैं ऐसा। उनके लिए बहुत सहज रूप से ये बात निकलती है उनके मुंह से, और वो इस नीति पर, इस सिद्धांत पर चलते हैं कि हम इस बात को बोलते रहेंगे, कुछ लोग तो मान ही लेंगे, तो एक डाउट तो क्रिएट कर देंगे कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो अपने देश में इस तरह का काम करने वालों की कोई कमी तो है नहीं, इस तरह सोचने वालों की कमी नहीं है, तो उन्हीं के सहारे उनका काम चल रहा है। वो इसी तरह से हारते रहेंगे, इसी तरह से जो है सारे सिस्टम को, सरकार को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, सबको वो जवाबदेह जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। अब जुडिशरी भी, अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया उसमें। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत पहले से है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला दे जो जिसमें सरकार की आलोचना ना हो, जो सरकार के खिलाफ न जाए, तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। राम मंदिर से ले लीजिए, 370 ले लीजिए, आधार का मामला ले लीजिए, कोई मुद्दा उठा लीजिए बड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जजमेंट नहीं दिया। इस राफेल का मामला देख लीजिए, आज तक मानते हैं क्या?
तो उनको किसी को मानना, अपने अलावा किसी को नहीं मानना है। सिर्फ हम सही हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। जब ये आपका जो है मूल सिद्धांत बन जाए तो फिर आपको कौन समझा सकता है, और समझाने की जरूरत भी क्या है। जो स्थिति आपने अपनी बना ली है उसमें बहुत दिन पॉलिटिकली आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात देखिए, आज ममता बनर्जी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जी कि मुझे अखिलेश यादव ने फ़ोन किया, तेजस्वी यादव ने फ़ोन किया, मुझे राहुल गांधी ने फ़ोन किया, सारे हारे हुए लोग जो है उन्होंने ममता बनर्जी को फ़ोन किया, मतलब उनके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए और ये बताने के लिए कि आप ठीक कह रही हैं, आप नहीं हारी हैं, मॉरली आप जीती हैं और इन्होंने चोरी करके जो है वो किया है। ये जितने हारे हैं सब चोरी के सहारे हैं, चोरी 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 चोरी। एक्चुअली क्या है कि सौरव जी, जैसे आपने बोला कि भाई ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि हम हार कैसे जाते हैं। प्रदीप जी ने बोला कि भाई उनको तो शासन करने के लिए भेजा गया था और दूसरा शासन कर रहा है। अब जिस राज्य में 115 सीट पे 30% मुसलमान हो और वहां पे बीजेपी जीत कर आए तो कैसे विश्वास होगा। कितनी सीट जीती हैं हमको पता है कुछ ऐसा ही? हाँ, सीट है ना, उसमें बीजेपी जीत गई है, पूरे 44 सीटें जीत गई हैं। 115 में 44 सीटें जीत, 30% से ज्यादा मुस्लिम, 30% से ज्यादा वहां पे मुसलमान है। लोगों को विश्वास नहीं होता है। शुरू में जिस दिन बीजेपी और कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जिस दिन अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था, और अब तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कि हम जो है 73-74% लोगों का पॉलिटिक्स करेंगे, हमें ये 27-30% वाली पॉलिटिक्स में नहीं विश्वास है, और उस पर वो आगे बढ़ गए और इन लोग वहीं फंसे रह गए 30% वाले के पोल पे। बहुत पहले प्रधानमंत्री ने शायद कहा था ये कि 50% वोट की पॉलिटिक्स करनी है और ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने राजनीति के विस्तार को बढ़ाना होगा, मुद्दों पे राजनीति करनी होगी, लोगों के बीच में जाना होगा। सिर्फ आप इसलिए पॉलिटिक्स करें कि मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण कर कर हमारे पास आएगा और हम वहां से निकल जाएंगे। आप बिहार में देख लें, रिजल्ट उसी तरह से आया, एकदम अलग था। बंगाल अलग आया, लोग एसआईआर को दोष दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, एसआईआर को दोष दे रहे, भाई वो 68 लाख लोगों तो आना चाहिए ना, क्यों 28 लाख ही गया सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर हार जीत के अंतर से ज्यादा जितनी सीटों पे वोट कटे हों तभी तो आप मानेंगे ना बेईमानी हुई कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा मिला, तभी तो जितने मार्जिन से जीत हुई उससे ज्यादा वोट कट गए तो एसआईआर ने बीजेपी की मदद की। ऐसी कितनी सीटें हैं बीजेपी की, और पता है आपको बीजेपी की और टीएमसी की? 28 बीजेपी जीती है, 18 टीएमसी जीती है। क्या अंतर है? कोई नहीं है। 10 सीट का फायदा और 10 घटा लो भाई, 10 206 में से 10 घटा लो तो 196 जीतती। सौरव जी, सबसे पहले यही सोचना चाहिए था कि जिस कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता की हम लोग बात कर रहे थे, वहां 62% वोट हुआ था। इस बार वहां 90%, 28% जो पोल बढ़ा है वो मुसलमानों का नहीं बढ़ा था, वो हिंदुओं का पोल बढ़ा था, जो 2021 में या तो कोरोना से या तो डर से वो बूथ तक नहीं आए थे, जिसे बीजेपी लेकर आई और इनके वोटों से वो जीत कर आई है। आप वो समीक्षा करते रह गए, आप एसआईआर में फंसे रह गए और भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को बूथ तक लाने में सफल हो गई। जो बार बार कहा जाता कि भद्रों लोग नहीं आएंगे वोट करने के लिए और 2021 में नहीं किए थे, उसके कारण बहुत हो सकते हैं। तो ममता जी ये सोचे ना कि ये लोग क्यों मेरे खिलाफ हो गए, जो बीजेपी को जिन्होंने अभी तक पसंद नहीं किया वो इस बार बीजेपी के पास क्यों चले गए वो लोग? उसके बहुत सारे हम लोगों ने कारण, ये हिंदू वोट क्यों एकजुट हो गया, किस वजह से एकजुट हो गया? 70% हिंदू आबादी का 70% वोट बीजेपी को क्यों मिला? देखिए, जिस तरीके से बंगाल में डेमोग्राफी बदला वो तो एक कारण था ही। दूसरा जो कारण था जो लोग नहीं सके, हम लोग बार बार करते कि वहां उद्योग समाप्त हो चुके हैं। बंगाल में जूट मिल सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जूट उद्योग, जिसमें ये बहुत सारे सीमेंट के लिए, सब के लिए जो बोरे होते हैं वो बनता था। कपड़ा के लिए, सूती कपड़ा के लिए भी माना जाता था कि सबसे बड़ा है, और वहां का कपड़ा उद्योग हुआ। वहां का बंद हुआ तो फायदा किसको हुआ? वो सीधा बांग्लादेश में शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहां वर्कर ज्यादा थे, वहां तो ऐसी जॉब नहीं था, वहां से यहां लोग आकर करते थे।
ये सारे चीज जो लोग कहते हैं कि आज बंगाल जीतकर बीजेपी ये बंगाल जीतकर बांग्लादेश पे कितना प्रेशर होगा, ये आगे देखने की बात है। सर एक डेटा में दे दूं, एक दर्शक हैं वो सुबह से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक जानकारी दूंगा, उन्होंने बार बार मांगी कि पहले फेज में कितनी सीट बीजेपी जीती और दूसरे फेज में कितनी जीती। अच्छा हुआ उनके बहाने ये डेटा मैं दे रहा हूं, तो ये क्योंकि ये बात करने लायक है। पहले फेज में सबने कहा साहब बीजेपी अच्छा करेगी, बीजेपी को 100-110 सीटें जो हैं वो इस फेज में निकालनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी नहीं निकालेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। 152 में से बीजेपी जीत गई 117। लोग कह रहे थे 90-100 बहुत मुश्किल है इतना, लेकिन 100 तो लाना ही पड़ेगा। वो 117 जीत गई 152 में से। 2021 में जीती थी 59। सेकंड फेज में तो लोगों ने कहा कि भाई 142 में से 18 सीट कुल जीती थी, कितना चली जाएगी, 2 गुना कर लेगी, 3 गुना कर लेगी, 50 सीट ले आएगी, 18 की 51 ले आएगी, इससे ज्यादा कहां चली जाएगी। वो उन 142 में से लेके आई 89, जिसमें साउथ बंगाल है, कोलकाता है, आसपास के नीचे साउथ 24 परगना जैसे जिले हैं जिनमें एक सीट भी नहीं थी। वो उन 142 में इस बार, पिछली बार 18 लाई थी, इस बार 89 लेके आई। क्यों लोग क्यों चले गए ममता जी से दूर? इस एक बेसिक सवाल का जवाब अगर ऑपोजिशन की कोई पार्टी नहीं ढूंढना चाहती तो फिर आप वहीं रहोगे जहां। और इसमें जो पहले फेज़ का सवाल आपने बताया ना, तो आपको ध्यान होगा कि पहले फेज़ के बाद जब गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें आंकड़ा उन्होंने दिया था कम से कम 110। हम लोग जीत रहे हैं। 115 बोला था कि हम जीत कर आ रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग बैठे ऑफ रिकॉर्ड, तो फिर पूछा गया कि सर आपने ये जो दावा किया ये रियलिस्टिक है या टीवी के लिए था? इससे मॉल बनाने के लिए, टीवी के लिए बोल दिया ताकि सेकेंड फेज में फ़ायदा हो। मुस्कुराते उन्होंने कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि इस आंकड़े से भी कुछ ज़्यादा ही सीटें आएंगी, लेकिन पहले का हार का जो अनुभव है उसके चलते मैं इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर रहा था, अन्यथा जो एक्चुअल नंबर आएगा वो इससे बढ़ा हुआ होगा, कम नहीं रहेगा। अब सोचिए उस तरह की एक्यूरेसी थी। दूसरी चीज़ के सौरभ एक और डाटा देखें आप। इस डाटा के अलावा असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे, 20 में से 18 को जीत हासिल हुई है। सक्सेस रेट देखिए। दूसरी तरफ क्या बोला अभी आपने? असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, उस 20 में 18 की जीत हुई है। सक्सेस रेट देख लीजिए। और दूसरा, कांग्रेस ने 79 हिंदू कैंडिडेट दिए थे, 79, उनमें से सिर्फ एक को जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ केरल में देखें कि 140 की विधानसभा में और उसके अलावा जो असम में जो कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं राजौर दल, 2 मुस्लिम दिया था, 1 की जीत हासिल हो गई, मतलब 50% उनका भी सक्सेस रेट। केरल में 140 की विधानसभा सीट में 35 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, जिनमें से 30 कांग्रेस गठबंधन वाले हैं, 8 उनके अपने और 22 उनके एलाइज, 35 में 30। तो अगर असम और केरल को अगर आप सक्सेस रेट उठा के देखें तो 80% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो अगर इस तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड पार्टी अगर आप बन रहे हैं तो आज बीजेपी के नेता हंस रहे थे। आपने जो डेटा दिया ना वो उसका असम का वो बड़ा स्ट्राइकिंग डेटा है। 19 विधायक जीते कांग्रेस के, 18 मुसलमान है। 19 में से टोटल 19 में से 18 असम के कांग्रेस विधायक ये जो मुसलमान, फिर मैं सर क्लियर कर दूं, मुसलमान जीता ये स्टोरी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी बात है। हिंदू ने क्यों नहीं वोट दिया आपको? हाँ, और आज मेजॉरिटी है, वो क्यों नहीं वोट कर रही है? बीजेपी के नेता कह रहे थे आज कि अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम लीग बन गई है तो हमें क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी रहे भाई, समर्थन। ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए। बंगाल में भी दोनों कैंडिडेट मुस्लिम लीग मुस्लिम वोट का ये जो ट्रैप था उसको कैसे रिवर्स किया है बीजेपी ने। 40% वोट है असम में मुसलमानों का, मतलब आबादी है 40%। बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है? 80%। तो कैसे हो गया? अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करते तो बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल। हिंदू एक ही स्थिति में होता है जब उसको एग्जिस्टेंशियल खतरा महसूस हो। बाकी टाइम तो वो फिर ओबीसी होता है या फर्क नहीं खड़ा होता है, सेकुलर हो जाता है, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता है। जब लगता है कि आप बचेंगे नहीं, तभी हिंदू बनता है, तब हिंदू एक होता है। तो इसलिए बांग्लादेश की घटनाओं का भी असर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब आप आरोप को हल्के में लेते हैं। आप पे बीजेपी जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, इसका मतलब आप उसको हल्के में लेते हैं कि लोग इसको नहीं, लोग बोलने दो इनको, लोगों को नहीं फर्क पड़ता है, तभी तो आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो जब से बनी है आप पे यही आरोप लगा रही है। बीजेपी से पहले जनसंघ बना था, वो तब से यही एक ही आरोप लगा रहे हैं। कि आप तुष्टीकरण मत कीजिए, सबके लिए बराबर रहिए।
वो आरोप आप पे पिछले 12 साल से, जब से मोदी वाली बीजेपी आई तब से हर दिन चिपक रहा है, हर इलेक्शन में चिपक रहा है, लेकिन तब भी को आप उसको मानने के लिए तैयार ये नहीं? मानने तैयार नहीं, मुसलमान मानने को। अक्टूबर 1963 में हैदराबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा मुसलमानों को टूट जाना चाहिए, हर पार्टी को वोट देना चाहिए। ये जो नीति है एक पार्टी को एक मुश्त वोट देना, इससे अल्टीमेटली उन्हीं का नुकसान होगा। आज सामने दिखाई दे रहा है। आज वो उस फेज में पहुंच गया जब वो नुकसान करने लगा। हाँ, आप देखिए लगातार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घट रहा है। बंगाल में ही 2016 में 59 मुस्लिम एमएलए थे, 2021 में 46 हो गए। इस बार कितने जीते हैं मुझे मालूम नहीं, शायद 32 या 35 ऐसे कुछ जीते हैं बंगाल में। टोटल मुस्लिम एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं, कांग्रेस के तो 2 थे, दोनों जीते हैं, दोनों मुस्लिम। सर अब मैं यहाँ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब क्योंकि अब आगे जो जिन राज्यों में सरकार आनी है, तो आपको मैं लिस्ट बताऊँ आपको, मतलब ये क्योंकि स्ट्राइकिंग है, बहुत स्ट्राइकिंग है। बीजेपी रुक, मैंने आपसे जैसे कहा कि बीजेपी के पास सेंटर में मेजोरिटी नहीं है, वो 240 पर रुक गई, लेकिन क्षेत्र पूरे देश में इतने राज्यों में कभी बीजेपी की और एनडीए की सरकार नहीं रही। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है सर, और इसमें से 17 में बीजेपी के अपने चीफ मिनिस्टर हैं, अपने चीफ मिनिस्टर हैं। 17 राज्य, इमेजिन कीजिए आप। और अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी बात हम कर लें तो अगले साल जो इलेक्शन होने हैं उसमें यूपी, उत्तराखंड, गुजरात 27 में, पहले नहीं गुजरात अगले साल दिसंबर में 27 में, दिसंबर में यूपी, उत्तराखंड, गुजरात आ जाएगा, ये गोवा आ जाएगा, हिमाचल 5, पंजाब भी अगले साल है, पंजाब भी अगले साल है। मतलब 7 राज्य हैं टोटल, उसमें से 5 बीजेपी के हैं, और एक पंजाब है और एक स्टेट और है हिमाचल, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। तो ये अगर हाल है, ये इसीलिए सारे चेहरे यहाँ लगे हैं, तो फिर अगले साल कुछ ट्रेंड बदलेगा, इसकी उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से बदलने ही वाला है। हिमाचल तो आप मानकर ही चलिए, चैलेंज बीजेपी के लिए पंजाब है। एक तो वो जो है सीमा से लगा हुआ स्टेट है, दूसरी तरह की समस्याएं हैं, बीजेपी का वहाँ कोई बड़ा जनाधार नहीं है, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, तो चैलेंजेस बहुत हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि उनके जो विरोधी हैं वहाँ भी समस्याएं कम नहीं हैं। जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो घोर तरीके से अलोकप्रिय हो चुकी है, कांग्रेस अपना घर ठीक नहीं कर पा रही है, और अकाली दल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो है पंजाब में क्या होगा ये बताना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो बीजेपी के अनुकूल हो सकती हैं, होंगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन कैसे होगी वो होगी अगर आम आदमी पार्टी मैं सोच रहा था कि आप यूपी से शुरुआत करेंगे, यूपी का आप मतलब दंड नहीं मान रहे हैं इसलिए आपने... नहीं, यूपी में कोई चैलेंज ही नहीं है। हम मान रहे हैं ये जितने राज्य आपने गिनाए उनमें चैलेंज बीजेपी के लिए पंजाब है सिर्फ। एक मणिपुर छूट गया था, मणिपुर में भी इलेक्शन है, तो यूपी में बीजेपी है, उत्तराखंड में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, मणिपुर में बीजेपी है। ये 5 बीजेपी को डिफेंड करने होंगे अगले साल, पंजाब और हिमाचल उसको लेने के लिए लड़ेगी। तो आप मान रहे हैं जो 5 उसके पास है, इनमें कोई किसी में खतरा नहीं है। 5 रिटेन करेगी। हिमाचल आएगा ये भी तय है, 6 हो गए। हाँ, पंजाब के बारे में मैं नहीं कह सकता अभी कुछ। 7 में से 6 बीजेपी जीतेगी अगले साल इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? इसमें किसी यूपी वाली बात कर लें सर, अखिलेश जी की फोटो लगाई हुई है इसमें। तो अखिलेश जी ने भी फोन किया ममता जी को, अच्छा, और बोला कि आप ठीक कह रही हैं, चोरी से जीती बीजेपी। तो फिर यही बोलना है उनको यूपी में भी? भाई वो तो तैयारी कर रहे हैं, हारने के बाद क्या बोलना है, और कहेंगे कि देखिए हम आज थोड़े कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन एक फर्क है सर, जैसे अभी हमने बात की कि वो हिंदू तभी बनता है जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिखाई देता है। वो ठीक है, असम में 40% मुस्लिम आबादी, घुसपैठ का मुद्दा है, बांग्लादेश बना, उसका असर बांग्लादेश में जो हुआ उसका असर बंगाल के लोगों ने महसूस किया, वहाँ घुसपैठ का मुद्दा है। आबादी दोनों जगह 30-40% है, तो वो काम आसान होता है रिवर्स पोलराइजेशन का। यूपी में तो वैसा माहौल नहीं है। यूपी में उससे बुरा माहौल था। ये बात अलग है कि 9 साल में हम लोग भूल गए। आपका घर आपका रहेगा कि नहीं ये माफिया तय करता था। आपने 50 लाख में घर बनाया है, आए 5 लाख रुपया दिया, निकल जाइए, घर खाली कर दीजिए, नहीं किया तो गोली मार दिया।
किस घर की बेटी निकलेगी घर से तो लौट कर आएगी कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं था। और अब आज जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि बेटी पर बुरी नज़र डाली तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हैं। ये वहां से यहां पहुंचे हैं। तो माफिया का जो मतलब एक पूरी पैरेलल सरकार थी उनकी, नहीं मैं वो पुलिस उनके अंडर में थी। अब आप ही ने जो अभी बात की वो पूछ रहा हूं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है तभी हिंदू हिंदू बन के वोट करता है। तो इसीलिए 17 में किया। हाँ नहीं, लेकिन अभी तो लेटेस्ट में तो नहीं किया ना, 24 में तो नहीं किया। उनको मालूम है कि अगर बीजेपी चली गई तो उससे बुरी स्थिति आने वाली है। मैं कह रहा हूं 24 में तो नहीं किया। 24 में बहुत से कारण थे, कोई एक कारण नहीं था। देखिए मेरा मानना है कि जो असली मुद्दा जो बना, आप 2014 का चुनाव याद कीजिए, बीजेपी का नारा क्या था? अब की बार मोदी सरकार। सवाल था क्यों? अच्छे दिन आएंगे। 2019 में नारा अब की बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार क्यों? मोदी सरकार। निर्णायक नेतृत्व। 2024 में आपने कहा अब की बार 400 पार। क्यों? इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो विपक्ष ने उसको उठा लिया कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी के लोग कि अरे ठीक है, इनको कहने दो, इसका असर नहीं होगा। असर हुआ। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। 2015 में बिहार में हम लोग देख चुके हैं। तो ये मुद्दा एक बार चल गया, और ये मुद्दा ऐसा नहीं कि पूरे देश में चल गया। जिन राज्यों में विपक्ष ने चला लिया वहां नुकसान हो गया बीजेपी। अच्छा ये बताइए कि असम दिखाकर, असम का नतीजा और बंगाल का नतीजा देख के हम टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि आप केवल मुस्लिम वोटों की पार्टी बन के रह गए हैं। अखिलेश के लिए कैसे? अखिलेश के लिए तो नहीं कह सकते। मुस्लिम यादव, जो हाल तेजस्वी का बिहार में है वही अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में है। सेम केस है, एकदम सेम केस है। दूसरी बात है कि आज आप भगवा का भय दिखा रहे थे, उसमें लग रहा है कि एक आपका जो नीचे टिकट चल रहा था आने के पहले, उसमें एक आपने गलत लगाया था। मुझे लग रहा है कि उसमें सुधार करना चाहिए। आपने कहा कि राहुल को नींद नहीं है। शायद वो वर्ड गलत था कि राहुल को रात में नींद नहीं है। क्या सचमुच इतना सीरियस रहते हैं पॉलिटिक्स को लेके? तो आप कह रहे हैं कि नींद में ही चलते हैं? नींद ही में चलते हैं। यदि नींद में नहीं चलते तो ये सब आरोप लगाकर वो बाहर थोड़ी चले जाते। राजनीति में हमेशा टिककर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद वो सोचते हैं कि हम बाहर रह के पॉलिटिक्स करें। तो ये काम रहा होगा उनको, तो गए होंगे ना। अरे हर बार हो जाती है मस्कट में। दूसरी बात है, आप प्रदीप जी ने बोला कि पंजाब पे थोड़ा सा हमें संशय है। आता हूं पंजाब पे। हाँ, आप बोल लीजिए। मैं उस पर थोड़ा संशय है, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि शायद ये मेरे डेटा से अलग है, एक सोच के है कि असम में जब मुश्किल लग रहा तो हेमंत बिश्व शर्मा आए और एक हिंदुत्व को जगाए, वहां पे जाकर शासन किए। पंजाब कलकत्ता की बने बंगाल की जब बात आई तो शुभेंदु अधिकारी आए, पूरी तरह से हिंदुत्व को जगाए, बाहर से आए, वो भी सरकार लेकर आए। जब बिहार की बात आई तो सम्राट चौधरी आए और आकर मुख्यमंत्री के तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हम लोग क्या राघव चड्ढा को पंजाब से देख सकते कि नहीं सकते? ये प्रदीप भैया नहीं, चूंकि एक पंजाब में सिख के अलावा कोई मुख्यमंत्री आप अगर कोशिश करेंगे तो हाथ जला लेंगे। देखिए 3 उदाहरण दिए इन्होंने सर, बात करने लायक तो है भाई। नहीं, आप बिहार में सम्राट चौधरी आए तो सर आपका सीएम हो गया, बाहर से आए थे। असम में हेमंत शर्मा आए तो सर दे दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट दे दिया। बंगाल में अरे वो शुभेंदु अधिकारी अगर बन जाए, शुभेंदु आए तो अब बंगाल का वो सब ठीक है। 2017 का चुनाव पंजाब का याद कीजिए, एक बयान आम आदमी पार्टी की ओर से आया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। हार गए चुनाव, नहीं तो 17 में ही बन गई होती सरकार। पंजाब में सिख मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये कल्पना से भी बाहर, पगधारी ही होना चाहिए बिल्कुल, और जट सिख होना चाहिए। रवनीत बिट्टू रहेंगे उसके लिए, और ऑलरेडी बीजेपी के पास ऑप्शन है रवनीत बिट्टू का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। कौन होंगे वो नाम तो दे दिया ना। नहीं बट ऐसा कुछ चल रहा है क्या पंजाब में? नहीं, पंजाब को लेकर बहुत ज्यादा हैपनिंग है। नहीं बट पंजाब में हैपनिंग क्या मतलब भाई? मतलब आम आदमी पार्टी तोड़ के बीजेपी अपना सीएम बना लेगी क्या? मतलब हैपनिंग है इतना तो मैं कह रहा हूँ। उसमें तो कोई डाउट मत रखिए। नींद से बाहर आना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी की तरह नहीं हूँ, मैं रास्ता ठीक दिया हूँ। और पंजाब को भी बीजेपी मानती है। सीरियसली पंजाब में हैपनिंग तो है।
नहीं, इसमें तो भ्रम नहीं बिना रहना उसके चाहिए। कैसे होगा? नहीं, बट बेस नहीं है ना सर। क्या कैसे वो, मतलब वो आगे देखना होगा ना फिर। भाई मैं कह रहा हूं आज आम आदमी पार्टी के 50 विधायक टूट के इधर आ जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूं मैं, आप अरे सोचिए। आप 2 महीने से सुन रहे हैं अपने ही स्टूडियो में हाँ। कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संगठन नहीं है, हाँ हाँ गांव में तो कुछ नहीं है। यही। सर एक नहीं, मैं फर्क बता रहा हूं ना, आज 50 विधायक टूट जाए आम आदमी पार्टी के और अवनीत बिट्टू सीएम बन जाए, नाम आपने क्योंकि लिया फॉर एग्जांपल, मैं इसलिए कह रहा हूं इससे कोई पगड़ीधारी ही चाहिए, अवनीत बिट्टू को बना भाई, लेकिन वैसा सोशल बेस भी तो होना चाहिए ना जमीन पर, तभी तो लोग एक्सेप्ट भी कर पाएंगे सर। कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताइए टीवीके का कौन सा सोशल बेस था? पॉपुलर है ना, पॉपुलर बात वही है कि देखिए क्या केवल बीजेपी उतनी पॉपुलर है नहीं, पंजाब में? केवल पॉपुलर से भी नहीं होता, लोग चेंज चाहते हैं क्या? वही तो नहीं, चेंज चाहना और किसी को चाहने में अंतर है ना। लोग बीजेपी को चाहते हैं क्या पंजाब में? जैसे एक दिक्कत सौरभ जैसे होती है ना, जैसे इस पे भी हम लोग जो बात भी अभी तक की है उससे ये समझ में आएगा कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के आधार पर बीजेपी जीत रही है, जबकि ये सत्य से कोसों दूर है। बंगाल का रिजल्ट भी वो हिंदू उसका मुस्लिम fallout नहीं है। है, हाँ। वो भी एक फैक्टर होता है। लेकिन वहां पर जैसे बीजेपी नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का ही चला रही थी, तो घुसपैठिया चला रही थी और ये बता रही थी दूसरी चीज़ कि मदरसा और बाकी चीज़ों के लिए बंगाल की सरकार ने कितना बजट रखा है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए कितना रखा है, जिसमें कोई तुलना ही नहीं थी दोनों के डाटा में। तो गवर्नेंस फोकस में रहता है, गवर्नेंस के साथ वो रहता है। पंजाब में भी अगर रणनीति रहेगी तो यही रहेगी कि पंजाब में आप ग्राउंड पे देखें तो एक तो ड्रग्स की जो स्थिति वहाँ पे हो गई है, कन्वर्जन जिस तरीके का वहाँ पे हो रहा है, आप पंजाब एक बार घूम के आइए, फिर आपको दिखेगा कि चर्चेस कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, अरे घर घर कैसे में कैसे। हाँ, व्यूअर्स आज की बातचीत की तारीख नोट करके रखिएगा। आप मुझे आपके पास क्या मतलब इलेक्शन से पहले पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट बनने जा रही है क्या? अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हैपनिंग है, मतलब वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं कि हैपनिंग है। आपका हैपनिंग मुझे क्या पता कितना हैपनिंग होता है। ये मुझे भी नहीं पता ना कि बीजेपी की हैपनिंग कितना हैपनिंग है, बट हैपनिंग स्टेट है, इसमें एकदम भ्रम ही नहीं होना चाहिए कि वो कुछ तो होगा। और इन नियर फ्यूचर हाँ जल्दी, मतलब उसमें कोई डिपेंड्स कि मतलब वो जल्दी क्या होता है, कितना समय लगता है, बट फरवरी मार्च में तो चुनाव ही आ जाएगा। हाँ, मतलब कुछ हैपनिंग है उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और बीजेपी के बारे में चैनवन की छुट्टी एक चीज और सोचिए कि बीजेपी के बारे में बाहर जाना पड़ेगा घूमने, हमने कहीं बीजेपी के बारे में किसी ने सोचा ना तो वो बार बार वो गलत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी की ये तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। त्रिपुरा सोचा था क्या, कैसे नहीं जीते। 2014 की जीत ही किसी ने सोची थी क्या? मुझे याद है 3 फेज के बाद यहाँ पर तब नरेंद्र मोदी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये आइडिया लिया कि दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका वर्ड ही यही था कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं क्या सोच रहे हैं। तो उनको ये कहा गया कि नहीं, बीजेपी अच्छा करेगी लेकिन 180 से 200 के बीच तक जाएगी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि सब के सब जितने पॉलिटिकल पंडित हैं मुंह के बल गिरेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो बीजेपी में ही 160 क्लब था। हाँ, अब तो नरेंद्र मोदी के दौर के, अमित शाह के दौर की बीजेपी बिल्कुल सौरभ वैसी नहीं है। आज ही जैसे जो आपने उदाहरण दिया ना कि आज आपने बात की धर्मेंद्र प्रधान से, धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि झाड़ग्राम की तरफ कहीं गए वो अमित शाह जी, उन्होंने पूछा कि एक पर्टिकुलर ज़िले में कि कितनी सीट, तो उनको फीडबैक दिया गया जो पार्टी के लोग जिन लोगों को लगाया गया था कि 2 अभी जीत रहे हैं और 4-5 तक लेकर जाया जा सकता है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब बता के। उस ज़िले में 7 सीटें थी विधानसभा की। अमित शाह जी ने कहा कि 7 की 7 चाहिए, जैसे मेहनत करना है करो, 7 की 7 मुझे चाहिए। इस तरह से काम करने का जब नतीजा, पीएम जब वहाँ जाते थे तो कुछ तो वीडियो आपने देखा, लेकिन हर जगह जब वो जाते थे तो सीधे बूथ के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करते थे। देश का प्रधानमंत्री बीजेपी के बूथ वर्कर को बुलाकर पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे काम कर रहे हो, क्या टारगेट है तुम्हारे पास, बुजुर्ग व्यक्ति का वोट देने आए कि नहीं आए उसके लिए क्या है, पोस्टल बैलेट के लिए तुमने क्या किया। ये देश का प्रधानमंत्री एक बीजेपी के वर्कर से पूछ रहा है। आपने कभी देखा कि राहुल गांधी सोचिए किसी जरा। प्रदेश में गए हों और जिला अध्यक्षों से भी बात की हो? जब बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तो वो पेड़ के आगे नमान में फोटो खिंचा रहे थे। और हद ये है कि जिस ममता बनर्जी की सरकार को करप्ट बोल के आए, उन्हीं के हारने पे ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं नहीं इस पे बाकी दलों को खुश नहीं होना चाहिए। ये अब आप सोचिए, मतलब जो मैंने ममता बनर्जी के लिए कहा, जब उन्होंने कहा, जो उन्होंने बातें कही, हार की वजह बताई कि आप जनता को क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। राहुल गांधी से भी ये मेरा सवाल है। राहुल गांधी की ट्विटर फीड पे थोड़ा सा ऊपर जाइए, ज़्यादा नहीं, 26 तारीख का उनका पोस्ट देख लीजिए, 25 और 26 तारीख का पोस्ट, अभी ये अप्रैल, क्या कह रहे हैं वो, 25 तारीख के पोस्ट पे उन्होंने लिखा है अपना ही वीडियो डाल के, बंगाल में आपको रोजगार तभी मिलता है जब आप टीएमसी से जुड़े हों,
आम लोग बस हाथ मलते रह जाते हैं। सच्चाई यही है, भ्रष्टाचार में ममता जी मोदी जी से कुछ कम नहीं है। 26 तारीख का अगले दिन का पोस्ट है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। और इलेक्शन हार गई ममता बनर्जी तो वो चोरी से हार गई हैं। और इस पोस्ट को कि अभी उनका जो पिन ट्वीट है, पिन कि वही दिखे आदमी को सबसे पहले आते हैं, वो लिखा हुआ है उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर कुछ लोग टीएमसी की चुनाव हारने पर खुशियां मना रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि ये चोरी से जीता हुआ चुनाव है। इसको पिन कर दिया है उन्होंने। कौन से वाले राहुल गांधी सच बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार करती हैं ममता बनर्जी और उनके गुंडों ने उनके कार्यकर्ता की हत्या कर दी? वो तब सच बोल रहे थे या वो आज सच बोल रहे हैं कि वहां पर चुनाव चोरी कर दिया? आज क्यों उनको ये बोलना पड़ रहा है? उनको खुद ही नहीं मालूम होगा, जो दिया गया होगा ये आपके नाम से ट्वीट हो रहा। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार, मतलब कॉमन सेंस वाला आदमी इन 4-5 दिनों में इस तरह का ट्वीट कर सकता है, जो परस्पर विरोधी हो, जिनका कोई आपस में ताल्लुक ना हो। तो इससे आप समझ सकते हैं उनकी पॉलिटिकल समझ कितनी है। उनको क्या समझ में आता है कि वो जो ट्विटर पर या किसी सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहे हैं, उससे लोग क्या अर्थ निकालें। नहीं, अब उनको ये लग रहा है कि अब मेरा चुनाव भी तो आएगा ना 29 का, तो मुझे फिर इन लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है, मुझे फिर सब लोगों को बनाना है। चुनाव के बाद मुझे बताना है कि वोट चोरी हुई, तो उसका केस तो अभी से बनाना पड़ेगा। अच्छा, 29 के बाद मुझे बताना है। अच्छा, अगर वो भी रहता, जैसे कि रिजल्ट के बाद आपको ये लाइन लेनी है, तो फिर वो नहीं करना चाहिए था। तो पहले वाला ना करते तरफ बोल के आ रहे हो। इसमें तो जनता को, आप तो ममता जी के लिए मूर्ख कह रहे थे कि जनता को मूर्ख समझती हैं क्या? इनके लिए तो और एक्सट्रीम जाना पड़ेगा कि जनता को पता नहीं क्या समझते हैं। मुझे तो लग रहा है समझते वही है, वो तभी कर सकते हैं। सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि उनको भ्रमित करने में आपका बड़ा योगदान रहा है। आपने जो कॉफी विद कुरुक्षेत्र का जो प्रोमो चला रहे थे कुछ देर पहले कि राहुल को रात को नींद नहीं आई, तो उन्होंने तुरंत उसको पिन किया कि देखो भाई, ये भी मुझे सीरियस ले रहे हैं। कि हम गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, गंभीरता से ले रहे हैं। वो देखे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, मुझे ये तुरंत करना चाहिए। उन भूल गए होंगे कि पीछे मैंने क्या किया। वो भूल जाते हैं कि पीछे मेरे पीछे क्या हुआ था या जो समय बीत गया वो कैसे बीता। ये इसीलिए उनकी अगली प्लानिंग नहीं बट मुझे ये लगा कि शायद उनको अब ये लग रहा है कि भाई अब अल्टीमेटली फिर वो जो मैंने गुलदस्ता बनाया था, इसमें सारे लोग थे, वो मुझे वो दोबारा बनाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो कुछ दिनों के बाद देखिएगा, इससे एक अलग आएगा उनका टीम। चूंकि अभी इलेक्शन है, स्टेट के बहुत सारे इलेक्शन है और बहुत सारे उनके लिए समस्याएं हैं। पंजाब में जाकर वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। हो जाए, सबको अच्छा याद दिला दिया। पंजाब में हो जाए, आप केजरीवाल जी और कांग्रेस एक हो जाए। तो ये समस्या है। अभी जिस इंडिया ग्रुप को लेकर आज चर्चाएं हो रही थी, ये अभी बनते हुए तो नहीं दिख रहा है। मैं उसके बाद की 29 की बात अब अच्छा बनेगा सर। अब ना स्टालिन को कोई काम है, ना ममता बनर्जी को कोई काम है। अब अच्छा बन जाएगा। मैं फ्री बर्ड ना हो, बोला उन्होंने, मैं फ्री बर्ड, मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगी। तो अब वो दिल्ली आएंगी। कैसे जाएंगी? सामने शुभेंदु अधिकारी बैठे, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, तो इसलिए प्रॉब्लम है। ये बात तो सही है, विधानसभा नहीं। और बीजेपी के टास्क के हिसाब से आप सौरभ सोचें कि इलेक्शन रिजल्ट जीतने के बाद जो पहला सवाल ये था कि अगर हमने 210, 215 तक जीतने का जो टारगेट रखा था, तो उनमें से जो मिस हुई वो कैसे मिस हुई। दूसरा चीज़ ये कि वो रिपोर्ट चाहिए कि किन किन बूथों पे, जीती हुई सीटों पर भी किन बूथों पे हार हुई है। 206 पे भी रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद 215 क्यों नहीं आई? 6-7 हो गया है। हाँ, कि उसमें उतनी क्यों नहीं आई, उसमें जिन जिन बूथों पे उन बूथ पे हारे हैं जिसको जीतना चाहिए, वो कैसे हार गए हैं। आप सोचिए कि लगभग 80,000 के आसपास वहाँ पे बूथ हैं। 70,000 से ज़्यादा बूथ पर बीजेपी की ऑलरेडी कमेटी थी, और इसके अलावा बाकियों पे सिर्फ अध्यक्ष रखा गया था। इतनी कमेटी थी, 7 से 8 लाख लोगों की संख्या ये हुई। और ये बंगाल के इतिहास में आप देखें कि टीएमसी भी जब शासन के पूरे पीक पे थी ना, तब भी इतने सारे बूथ पे उनकी कमेटी नहीं थी। एक चर्चा में पॉइंट रह जाएगा वो, पहले ये कहते थे कि कांग्रेस, बीजेपी वहीं जीतती है जहां कांग्रेस होती है, और कांग्रेस को हराना बीजेपी को आ गया है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं हरा पाती। अब क्षेत्रीय पार्टियां पिटने लग गई और राजनीति बहुत आगे निकल गई, उससे आगे चली गई, बहुत आगे चली गई।
आप देखिए एक एक करके जो है क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होती चली गई। आप बिहार से शुरू कीजिए, आरजेडी का नाम लेवा कोई है क्या, और जेडीयू है कि नहीं है ये बताना मुश्किल है। इसी तरह से आप देखिए अभी दो तो ताज़ा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी चली गई, डीएमके जो है तमिलनाडु में चली गई, उड़ीसा में बीजेडी चली गई। एक केवल जो है केवल दिखाने के लिए, अपवाद के लिए झारखंड बचा हुआ है। हाँ, जो हारे नहीं। हाँ, जो हारे नहीं है। बाकी एक एक करके जितनी रीजनल पार्टीज थी सबका सितारा डूबता चला गया। सपा का आप मान रहे हैं कि और डूबेगा? नहीं, और ज़्यादा डूबेगा। मतलब अगर 2017 वाली टैली उनको मिल जाए तो मेरे लिए आश्चर्य की बात होगी। बट सर ये पार्टियां चुनाव हारी हैं अभी, एक बार कोई पहली परिचय के लिए ज़्यादा 4 चुनाव मार गए, कुछ एक पार्टियां एक ही चुनाव हारी हैं अगर लोकसभा हटा दें आप तो। बट वो मौजूद तो है ना, उनका सोशल बेस तो नहीं चला गया। चुनाव हारने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी कम हारी दी है, बीजेपी जितने चुनाव हारी है कोई पार्टी नहीं हारी होगी। हारने के बाद आप क्या करते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आज भी उनका समर्थक वर्ग तो है ना। तो देखिए वो पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के होने का मतलब है कि वो सत्ता की चैलेंजर बनी रहे। क्या वो चैलेंजर बने रहने की हालत में है? सवाल इस बात का है। वो आप कह रहे नहीं है? नहीं है। और इधर बंगाल में तो होगा कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के साथ एक तरफ उन पर कहा जाएगा कि गवर्नेंस पे फोकस कीजिए, दूसरी तरफ टीएमसी को निपटाना शुरू कीजिए। तो उनकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता अभी भी शुभेंदु अधिकारी की रहेगी कि टीएमसी के ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना है। और इसलिए बीजेपी की फिलॉसफी ये है कि मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप दो बातों पर आपका एक फाइनल कमेंट सर। एक तो ये टीएमसी वाली बात, बहुत लोग पहले भी कहते थे कि इस इलेक्शन में ममता बनर्जी हारेंगी और उसके बाद फिर टीएमसी पर संकट आएगा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बीजेपी टीएमसी पे आएगा, इसका फायदा कांग्रेस लेगी पश्चिम बंगाल में। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? कांग्रेस अभी फायदा लेने की स्थिति में नहीं है बंगाल में, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 5 साल। 5 साल इसलिए कि ममता बनर्जी अभी 72 ईयर्स की है। 5 साल बाद वो 80 के करीब आएंगी, 77, तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा कि आप रुकिए। क्योंकि जब तक ममता बनर्जी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो फायदा कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखेगा, और वहां तक वो टीएमसी को खड़ा कर किसी तरह से रखेंगे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी के पास वैसा काबिलियत नहीं दिख रहा कि वो पार्टी को खींच के लेकर चलाए। ठीक है, तो ये वहां पे सबसे बड़ा डैमेज है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जो बात हो रही थी अखिलेश को लेकर, अखिलेश को जितना बड़ा साम्राज्य उनके पिता ने दिया था और जिस तरीके की पॉलिटिक्स दिया था, उसको अपने द्वारा धीरे धीरे समाप्त इन्होंने किया है। अभी यूपी का सर्वे तो किया नहीं आपने, पहले ही बता नहीं, यूपी का सर्वे तो मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री से पहले मैंने शुरू कर दिया, मैं 1 महीना पहले शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आज भी योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे विवाद आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब सर समय मैं बिल्कुल एंड पॉइंट तक जा चुका, खत्म हो गया था। मुझे भी थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, क्योंकि एक बात जो मैं भी करना चाहता था चर्चा में, स्पेशली सर की कमेंट्स उस पर, उसको हम कल ले लेंगे प्रोग्राम में। क्योंकि अब आपने कहा इतना सब कुछ हो गया 78% पे, वो जो 22% रह गया है उसका क्या? वो दक्षिण रह गया है। पंजाब की बात भी उन्होंने करी दी, जम्मू कश्मीर में क्या वो अलग ही चीज़ है, इसलिए उसको भी छोड़ दी। जब बचता है दक्षिण, तो भाजपा का दक्षिण में जाना कब मुमकिन हो पाएगा, उसमें कितना समय लगेगा, इसकी चर्चा हम लोग कल के प्रोग्राम में 10 मिनट अलग से रख करके करेंगे। सर आज बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। प्रदीप जी, विनोद जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।